हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। नमस्ते एंड वार्म वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम लोग वापस एक बार वॉर का अपडेट लेते हैं, क्योंकि भाई आप लोग सोचोगे बार बार ये वॉर की बातें क्यों हो रही। भाई जिस न्यूज के आने और जाने से एक कैंडल में निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, जिस स्टेटमेंट के ऊपर, फेक न्यूज के ऊपर निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, और हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स और गल्फ का पूरा अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, उस पर बात तो करनी पड़ेगी ना कि कहाँ से क्या स्टेट में है। सो इट्स बीन अ वीक टुडे, 7 मार्च, सैटरडे, 7 मार्च 2026। पूरा एक हफ्ता हो गया है। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कहा था, अगर ये वॉर हफ्ता भर में खत्म नहीं हुआ तो फिर कपना कितना भी चल सकता है। और अभी देखना पड़ेगा, अभी एवरी वीकली असेसमेंट करना पड़ेगा, जो आई थिंक बड़े लोग कर ही लेंगे और हमारा फेक मीडिया आपको बताता भी रहेगा। बाय द वे, ऐसी कुछ न्यूज आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये फेक न्यूज है बाय द वे, सो अगर आपको ये न्यूज सुनने मिल रही है तो ये सही नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के वेसल्स को अलाउ किया गया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ओनली चाइनीज वेसल्स आर अलाउड फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सो फार, 7 मार्च तक। एंड दैट टू बिकॉज ईरान खुद चाइना को, ईरान का खुद का ऑयल चाइना पे जाता है, तो ईरान अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ चाइनीज व्हीकल वेसल्स का आना जाना अलाउ कर रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं वैसे तो, मिड सी भी बहुत सारे ये जो शिप्स होते हैं ये डॉक नहीं करेंगे। जैसे इंडिया जब रशिया से ऑयल लेता है तो भले हम दुनिया को बताएं कि हमने बंद कर दिया, लेकिन अगर हमारी रिफाइनरीज को जुगाड़ करना है, जुगाड़ में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं जी। जुगाड़ करना होगा तो मिड सी रेडार ऑफ करके, जीपीएस ऑफ करके ये लोग मिड सी टैंकर, छोटे मोटे टैंकर बदल देते हैं। दे डोंट नीड टू डॉक द शिप एट अ सर्टेन पोर्ट टू शो दैट अभी इंडिया यहाँ से ऑयल ले रहा है। वो भी होता है, वो तो लेजिटिमेट वे है, लेकिन हमारे यहाँ लेजिटिमेट से ज्यादा कैसा काम होता है आप भी जानते हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो फेक न्यूज है। हमारा अभी तक ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक दिखने में आया नहीं है। फॉर ऑल यू नो, अमेरिका हैज अलाउड इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 1 मंथ। एक महीने का लेवरेज दिया है, जिसके वजह से रिलायंस का स्टॉक काफी जल्दी बाउंस बैक कर गया। और क्योंकि मैक्सिमम हमारी रिफाइनरीज इंक्लूडिंग रिलायंस रशिया से ही ऑयल लेना पसंद करते हैं, अब वो क्या करेंगे, एक महीने का टाइम दिया है ना, तो आई थिंक जितना हो सके स्टॉक अप करेंगे। एटलीस्ट 2-3 महीने का भी ऑयल स्टॉक अप कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अमेरिका ने कोट अनकोट अलाउ किया है, दिस इज अ बिग, मतलब ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं बोलेंगे, दिस इज एक्चुअली सिमरिंग, बिकॉज ऐसा पहले कभी होता नहीं था कि हम किसी से परमिशन मांगे। बट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वॉर चल रहा है, विश्व गुरु का इमेज तो बाद में देख लेंगे, पहले हम तेल भर लेते हैं। तो ये वाला, सो मच फॉर ऑल द विश्व गुरु नाटक दैट वी कीप ऑन हियरिंग। एनीवे, इट्स अ टफ सिचुएशन इवन फॉर आवर गवर्नमेंट। मतलब इस तरह की गवर्नमेंट जो बेसिक सिंपल देसी मुद्दे हैंडल करने में विफल हो रही है, उससे अगर इंटरनेशनली इतना वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए तो आप उम्मीद भी क्या करोगे। उम्मीद यही करो कि जो चल रहा है स्टेटस को वो चलता रहे, कोई नई आपदा ना आए। क्योंकि हम आपदा में अवसर कर करके अभी ऑलमोस्ट थक रहे हैं, तो कोई न्यू आपदा न आए, ये बहुत बड़ा एक्चुअली उपकार हो जाएगा हमारे ऊपर। वीक वन के एनालिसिस के बाद अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ईरान ने पूरा मैथमेटिक्स वर्कआउट कर लिया है, एंड यूएस एंड इसराइल आर कॉट नैपिंग लिटरली। यूएस का एक रेडार होता था थार्ड, उसका नाम ही है थार्ड, थार्ड THAAD, सबसे महंगा रेडार, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेडार, वो ईरान ने उड़ा दिया। ईरान के $20,000 के ड्रोन्स, मतलब 4-4 मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर्स पे भारी पड़ रहे हैं। ये बात इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी, 2-3 दिन पहले। दुबई कतर के पास 2-3 दिन का स्टॉक पड़ा है इंटरसेप्टर्स का। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो 2-3 दिन में आर या पार हमें एक सिंगल लाइन मिल जानी चाहिए कि वॉर क्या बंद होगा या एक्सटेंड होगा, या अभी यहाँ से क्या है कि एक आध हफ्ता और अगर वो नहीं रुका तो फिर ये चलता रह सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर को 4 साल हो गए, बट इट्स नॉट बिकम अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। बट ये वाला वॉर अलग क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज इसमें ईरान ने गल्फ नेशंस को इन्वॉल्व कर लिया अटैक करके, ऑयल सप्लाई रोक दिया। $91 पर बैरल ऑलमोस्ट आ गया है क्रूड ऑयल, $91 पर बैरल। हमारे बही खाते में, इंडिया के बही खाते में $85 पर बैरल के हिसाब से हम चल रहे हैं। अच्छा, रशियंस
जो गेम खेलते हैं वो ऐसे ही थोड़ी चेस के ग्रैंड मास्टर बनते हैं, इंडियंस और रशियंस ही बनते हैं ना। रशिया ने जो पहले याद है आपको हमें ऑयल दिया था इतने साल 2022 से 2025 तक, वो $65 या $60 पर बैरल सस्ते में देते थे। इंटरनेशनल रेट के कंपेयर में हमने बहुत, हमारे ऑयल रिफाइनरीज ने बहुत पैसे बनाए, प्रॉफिट बनाया, क्योंकि वो रशिया से सस्ता तेल ले रहे थे और ग्लोबली लोग महंगा ले रहे थे। लेकिन अब रशिया ने कहा है कि टैप तो हम खोलेंगे इंडिया के लिए, लेकिन मार्केट रेट पे लेना पड़ेगा। तो अब हमारा अकाउंट्स, बही खाता देश का बैलेंस शीट इंडिया की वापस टेस्ट होगी, क्योंकि अब जो हम ऑयल ले रहे हैं इस एक महीने के पीरियड में, जो अमेरिका ने अलाउ किया है हमें, वो हमें $91 या मार्केट रेट जो भी $91 चल रहा है, इट इज एक्सॉर्बिडेंटली हाई। निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ रहेगा जब तक ये क्रूड का भाव 75 या 70 तक नहीं आ जाता। एटलीस्ट 75 तक भी आ गया तब तक ये बहुत प्रेशर वाला काम है। $91 पर बैरल अगर क्रूड है, और हम, रशिया ने हमको कहा है तुमको ऑयल तो देंगे, लेकिन वो भी व्यापारी है। व्यापार में ऐसे ही होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे भी होता है। तो अब रशिया ने कहा है मार्केट रेट पे लेना है तो ले लो, वी आर रेडी। हम तो पहले भी रेडी थे, तुम्हारे पास चॉइस था। तुम यूएस से ट्रेड डील करने के चक्कर में तुमने यूएस का साइड लिया, और यहाँ जरूरत घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। दुबे जी चले थे चौबे जी बन दुबे जी चले थे चौबे जी बनने, और लौट के बुद्धू घर को आए। आगे आपको भी पता है वो क्या है कहावत। मतलब 3 महीने में, एक्चुअली 2 महीने में कितना कुछ हो गया ना 2026 में। बट हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बहुत मेस में है। लिटरली वी आर, फॉरेन पॉलिसी लेवल वाइज वी आर इन अ मेस। वी टुक अ साइड, वी वर सपोज टू बी अ न्यूट्रल कंट्री, बट क्लियरली वी हैव टेकन अ साइड इन दिस वॉर। एंड ऑफ कोर्स इनकी मजबूरियां होंगी यार, बट तुम लोग आईएएस ऑफिसर्स इतना एग्जाम एग्जाम पास करके आगे बढ़ते हो, फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हो, यू शुड हैव द मैकेनिज्म कि देश को आगे रख के हम लोग डिसीजन ले सके। क्लियरली दीज गाइज आर नॉट कीपिंग द कंट्री फॉरवर्ड, एंड अभी हम फंस गए, दोनों तरफ से हमें फंसा दिया गया। यूएस ने अपनी चाल चली, रशिया ने अपनी चाल चली। रशिया बाय द वे हमारा हर वक्त अनकंडीशनल दोस्त रहा है, 1971 से लेके 2026, पिछले 55-56 साल से अनकंडीशनल फ्रेंडशिप सोवियत यूनियन एंड रशिया ने निभाई है इंडिया के साथ। एंड हम भी खड़े हुए थे उनके साथ जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मैं जानता हूँ। लेकिन व्हेन इट केम टू टेकिंग साइड्स, या तो हमें न्यूट्रल लेना था, अमेरिका को बोलना था कि हम रशिया को ऑयल नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम ट्रम्प के सामने झुक गए। और आज ट्रम्प ने पूरे दुनिया को नीचे लेके वो डूब रहा है। ट्रम्प एक्चुअली पूरी दुनिया को लेके जंप मार रहा है नीचे। स्पीकिंग ऑफ, ट्रम्प हैज स्टार्टेड अ वॉर, आई डोंट थिंक दीज पीपल रियलाइज। अब अगर क्या होगा ना, मैं आता हूँ उस सिनेरियो पे। देखो हमारे मार्केट पे, निफ्टी पे तो प्रेशर है। अगर ये ईरान वाली स्टेटमेंट, अभी अभी खबर आई है 7 मार्च की दोपहर में, जो वेरीफाइड है, इस चैनल पे आपको सिर्फ वेरीफाइड न्यूज मिलेगी। फालतू फेक न्यूज हम लोग नहीं, ना आने देते हैं आप तक, और ना आने देंगे कभी। कि ईरान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि वो लोग अब 7 मार्च के आगे गल्फ नेशंस पे, जो उस इलाके में है जहां यूएस के बेसिस हैं, उन पे अटैक नहीं करेंगे, ऑन वन कंडीशन कि वो गल्फ नेशंस यूएस बेसिस ईरान पे अटैक करने के लिए यूज नहीं करें। मतलब आप सोचो किस लेवल की स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर चल रहा है ये। तो अभी उनको पता है ईरान को कि यूएस एक्सपोज हो जाएगा, इसराइल एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिस बनाए गए थे ईरान पे, या किसी गल्फ में कोई थ्रेट आए तो वहां अटैक करने के लिए। अब ईरान ने ये कंडीशन डाल दिया कि हम लोग दुबई, सऊदी, कतार, अबू धाबी, कुवैत पे अटैक बंद कर देंगे, अगर आप हमें अश्योरेंस दो कि वो बेसिस आप ईरान पे अटैक करने के लिए यूज नहीं करोगे, तो वो बंद कर देंगे। सो शायद इससे ग्लोबल मार्केट्स एक रिलीफ रैली दे दें। लेकिन इंडिया पे तो प्रेशर रहेगा दोस्त। शायद मंडे गिफ्ट निफ्टी तो वैसे भी धोखेबाज है, देख लिया ना आपने, वो पता नहीं सैटरडे के क्लोजिंग तक तो गिफ्ट निफ्टी भी, सैटरडे मिडनाइट तक ये खबर नहीं आई थी। आई एम सॉरी, फ्राइडे मिडनाइट 6 मार्च की आधी रात इंडिया तक ये खबर नहीं आई थी, ये सैटरडे 7 मार्च को आई है। तो गिफ्ट निफ्टी बंद होने के पहले 250 पॉइंट नीचे ही था। मतलब वो रेडी है गिरने के लिए, 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है आफ्टर ऑल द गिरावट। मार्केट क्लोजिंग के बाद गिफ्ट निफ्टी और 250 पॉइंट नीचे था। सो इवन इफ गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स प्लस दिखाए मंडे,
या कुछ वॉर में ईज आउट भी हो जाए, जब तक क्रूड ऑयल का भाव नीचे नहीं गिरेगा $75 या उससे कम, तब तक हमारा वो पहले जैसा जो एक स्टेडी फ्लो था निफ्टी का, वो नहीं आने वाला। लेकिन दिस इज अ गुड टाइम टू बाय ऑन डिप्स वेरी सिलेक्ट फ्यू स्टॉक, जैसा मैंने आपको कल भी कहा कि कुछ अच्छे स्टोरीज जो मैंने आपको कल बताए डिटेल में। मेरा कल का वीडियो 6 मार्च का आप जरूर देखना इफ यू हैव नॉट वॉच्ड। बाकी वॉर, क्या ये वर्ल्ड वॉर में हो गया है? आई थिंक डोंट फूल योर सेल्फ, वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। रशिया यूक्रेन उधर फाइट कर रहे हैं, मेक्सिको में उथल पुथल मची हुई है, सिविल वॉर लाइक। अमेरिका में खुद बाकी काफी शहरों में एक मिनी आइस एजेंट्स की वजह से एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अभी तब्दील हुई नहीं है, लेकिन होने के कगार पे है। ईरान में क्या हो रहा था इतने महीने से वो हम देख ही रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, जिसपे पूरा अभी किसी का ध्यान नहीं है। मतलब ये वाला वॉर शुरू होने के पहले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की खबरें आ रही थी, अभी वो पूरा आउटकास्ट ही हो गया है। तो वी आर इन अ, मतलब अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है तो फिर क्या है, जहां यूएस डायरेक्टली कॉम्बैट में इन्वॉल्व है। खाली एक फर्क है कि ग्राउंड फोर्सेस, यानी फीट फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड अब तक घुसे नहीं है ईरान में। अगर अगर वो घुस गए, जो पहले के जमाने के वॉर्स में होता था कि सोल्जर टू सोल्जर कॉम्बैट हो रहा है, तो फिर ये तो लंबा चलेगा फिर वॉर। लेकिन आई थिंक ईरान ने ड्रोन्स डेवलप करके ये दिखा दिया कि महंगे महंगे हथियार रखने से, रेडार्स इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रखने से कोई फायदा नहीं है। छोटा सा एक ड्रोन भी आके आपको बर्बाद कर सकता है। ईरान ने इस हफ्ते पूरा केपेबिलिटी और आर्टिलरी यूएस, इसराइल और गल्फ नेशंस का खाली कर दिया। और इस वजह से, एज मच एज वी वुडेंट लाइक टू हियर इट, बट लुक्स लाइक वीक 1 के बाद ईरान हैज द अपर हैंड। दे आर कॉलिंग द शॉट्स। स्ट्रेटेजिकली ट्रंप ने क्या बोला? ही वांट्स ईरान टू सरेंडर अनकंडीशनली। ईरान ने क्या बोला? हम गल्फ नेशंस पे फायर कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे अगर तुम अश्योरेंस देते हो कि वहां से तुम फायर नहीं करोगे। मतलब आप क्लियरली देखो बॉडी लैंग्वेज में, ईरान हैज लॉस्ट देयर सुप्रीम लीडर आफ्टर ऑल, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गेनिंग एन अपर हैंड दे आर क्लियरली, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है अटैक करने की, फिर भी वो स्ट्रेटेजिकली बराबर खेल रहे हैं। अब एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि गल्फ नेशंस, सऊदी, कुवैत, यूएई एंड कतार, द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ नेशंस, ये खबर भी वेरीफाइड है कि वो आपस में एक कॉरिडोर बना रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर। बैक चैनल पे ईरान के साथ बातें हो रही है, सऊदी की तो हो ही रही है। बैक चैनल टॉक्स बोलते हैं इसको। क्या होता है ना, वॉर में फ्रंट पे सोल्जर्स अभी तक लड़ाई नहीं कर रहे हैं, एयरफोर्स फाइट कर रही है। वॉरफेयर पूरा वाया एयर हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बैट थैंकफुली हुआ नहीं है। तो लेट्स होप वो नहीं हो, लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। लेकिन बैक चैनल टॉक्स हमेशा चलते रहते हैं, पीछे से एक डिप्लोमेसी का हॉटलाइन चालू रहता है। तो सऊदी, दुबई, मतलब सऊदी, यूएई, कुवैत एंड कतार हैव स्टार्टेड बैक चैनल टॉक्स विद ईरान एंड ऑल्सो बिटवीन देमसेल्व्स। जो पहले ये सब कंट्रीज भी कोई आपस में कोई ऐसे खास गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तो बना के बैठे हैं, जीसीसी, लेकिन ये लोग कोई ऐसे खास यूनाइटेड नहीं थे। ये तो आपदा आई, इमरजेंसी आई तो सब साथ में आ गए शेखी बगाने। तो एनीवे, ये लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि ये यूएस में अपने जो इनके बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको रिव्यू करेंगे। शायद उसको सेल करने की बातें हो रही है, और वो चालू हो गया है। आपको मैंने इस चैनल पे 2 महीने पहले बताया था, 14 जनवरी से सेल अमेरिका ट्रेड, सेल अमेरिका, सेल अमेरिका, सेल अमेरिका। अभी इन लोगों के पास गल्फ नेशंस जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस के मार्केट्स में, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग अमेरिका वाया 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 वाया। चाहे उनके रियल एस्टेट हो, चाहे उनके लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो, स्टॉक मार्केट। अब वो अगले हफ्ते आपको यूएस के बाजार में धीरे 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 आउटफ्लो, इतना नी जर्क रिएक्शन में नहीं दिखता है, आउटफ्लो धीरे धीरे करेंगे। वो लोग भी बहुत चतुर है ना, वो लोग ऐसे $1 ट्रिलियन एकदम नहीं निकालेंगे। 50 बिलियन, 25 बिलियन, जैसे एफआईएस कैसे इंडिया के साथ खेलते हैं, हमें पिड़ते हैं ना एफआईआई। 7,500 करोड़ की सेलिंग कर देंगे, फिर अगले दिन आके 1,000 करोड़ बाय कर लेंगे एफआईआई। फिर 15,000 करोड़ की सेलिंग करेंगे और फिर 2,000 करोड़ बाय करेंगे, बट नेट नेट वो बेच के जा रहे हैं। वैसे ये खेल, गल्फ एफआईआई का खेल यूएस में शुरू ऑफिशियली हो गया है, एंड दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन
देयर फ्रेंड डोलांट कि वो इस वॉर को रोके। ये भी बैक चैनल बातें शुरू हो गई है इंटरनली। अब देखना ये है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, यानी वो 1970s में आप लोग के पहले का जो जनरेशन था, राजेश खन्ना का जो हमने स्टारडम सुना है, उसमें वो ऐसे ब्लिंक करता था और उसका एक स्टाइल होता था। वो उसके जैसा स्टारडम बहुत कम लोगों ने, आई थिंक शाहरुख सलमान आमिर ने भी देखा नहीं है वैसा स्टारडम। दैट इज अ फैक्ट। जो बिना सोशल मीडिया के जो पागलपन राजेश खन्ना का इंडिया में हुआ है ना, वो फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री। तो वो ऐसे ब्लिंक करते थे स्टाइल में, अपने उनके स्टाइल में। देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, ये तीनों उस वक्त के सलमान, शाहरुख, आमिर और राजेश खन्ना वॉज उस वक्त का, आप समझ लो, एक अलग सुपरस्टार, एक अलग लेवल पे उसका। यंग था ना कंपेयर टू ऑल दीज थ्री। इनको ग्रीक गॉड लाइक माना जाता था। तो हु ब्लिंक्स फर्स्ट की लड़ाई है। अब कौन, किसका असला बारूद पहले खत्म होगा। ईरान लुक्स लाइक इट हैज अराउंड 1000 मिसाइल्स मोर। 1100 असली कितने हैं कौन बताएगा आप। सिर्फ हमारा गोदी मीडिया ही बता सकता है ईरान के पास ये है वो है, ऐसे करके सिर्फ वही बता सकते। असली आंकड़ा तो मुश्किल, लेकिन 1100 मिसाइल है, ड्रोन्स उनके पास भर भर के। तो वो सामने वाले को उन्होंने दिखा दिया हफ्ते में कि अगर वो लड़ने पे आए तो वो सालों साल तक लड़ सकते हैं। दे आर रेडी टू गिव इट ऑल। और ड्रोन्स लगा लगा के वो महंगे महंगे इक्विपमेंट तोड़ रहे हैं। रेडार थाड़ को उन्होंने ताड़ फाड़ कर दिया है। प्लस तो अभी भाई, अगर यूएस और इसराइल इस वॉर में घुसे थे दुनिया के सब पूरे मार्केट्स को अपने सर पे कंधे पे लेके, तो उनको खत्म करना चाहिए था। जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो वॉर खत्म कैसे होगा। गल्फ कंट्रीज का प्रेशर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है। गल्फ का 90% फूड चेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। एक आध 2 महीने का शायद उनके पास बैकअप होगा गल्फ नेशंस के पास खाने पीने का। अगर ये वॉर उतना चल गया तो बाद में अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान वॉर जारी रखे, लेकिन सीकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड गल्फ नेशंस के, थोड़ा उनके अपने भाईचारा दिखाते हुए, शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वो खोल दे तो हमारे क्रूड का भाव नीचे आ जाए और पीछे तुम लड़ते रहो। ये हो सकता है, ऐसा हुआ है, रशिया यूक्रेन में भी हुआ है। तो हो सकता है यहाँ ये वॉर चालू रहे और ऐसा। बट गल्फ नेशंस आर क्लियरली नॉट इम्प्रेस्ड विद डोनाल्ड ट्रम्प। उनके गल्फ लीडर्स के, बिजनेसमैन के रील्स वायरल हो रहे हैं ब्लेमिंग ट्रम्प कि व्हाई डिड यू ड्रैग द मिडिल ईस्ट इनटू वॉर ऑल ऑफ अ सडन। क्या होता है ना, अगर आप इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो तो यूजुअली आपको पहले एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है अपने खुद के सिटीजन्स के लिए। यूएस ने वो भी नहीं किया। उनके खुद के सिटीजन्स के लिए वो एडवाइजरी जारी करते थे, लेकिन वो लेवल, इमरजेंसी लेवल नहीं रखा कि निकलो निकलो। जब फ्लाइटें नॉर्मल चालू थी, अगर वो एडवाइजरी जारी कर देते ना, ऐसे नहीं बोलते कि हम वॉर करने वाले हैं, बट बोलते कि इमरजेंसी है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग दुबई से वगैरह वगैरह से निकल जाओ, तो शायद काफी लोग निकल जाते और बच जाते। लेकिन वो उन्होंने किया नहीं, जिस वजह से गल्फ का धंधा डाउन हो गया। रियल एस्टेट मार्केट ऑब्वियसली डाउन है, उस पर आऊंगा मैं आपको बताने के लिए। तो ये सब चीजों की वजह से गल्फ नेशंस हैव पुट प्रेशर, एंड अब वो यूएस से भी एग्जिट कर रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ऑल दीज फोर गल्फ नेशंस, द पावरफुल वंस, हैव यूनिफाइड, टेकन अ कॉल यूनानिमसली कि आगे और कोई नया इन्वेस्टमेंट वो यूएस में ना करे। तो अब वो जो पैसा है ना, देखो इंडिया का रोल इसमें कहाँ है। अब मैं इंडिया पे आता हूँ। हमारे पास विश्वगुरु जी, हमारे पास गोल्डन, चांदी सोने के चमचों में चाशनी की तरह आया हुआ अपॉर्चुनिटी है। We can really attract all those investments which were otherwise supposed to go to other countries and US, which will now not go there. कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलते रहना है, ज्यादा कूद फान करने की जरूरत नहीं है। जापान ने कभी नहीं दावा किया कि वो विश्व गुरु है, वो लोग सुबड़ी में अपना काम करते रहते हैं। ठीक है ना। तो हमें वैसे भी सुबड़ी में खेल खेलना आना चाहिए कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें, टूरिज्म अट्रैक्ट करें। देखो, दुबई का टूरिज्म अगर डाउन होगा, इंडिया बाय फार वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू एनी अदर टूरिस्ट नेशन, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऑफशूट हमारे पास आने का एक चांस है। क्योंकि स्पिरिचुअली वी हैव गॉट अ लॉट मोर प्लेसेस इन आवर कंट्री फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म कंपेयर टू द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट इज ऑल अबाउट शोशा,
कांच की बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, ये शॉपिंग, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, ये वो तामझाम। आई थिंक सो फार वी आर न्यूट्रल, बट ये जो इसराइल का विजिट हुआ ये बहुत गलत टाइम पे हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लेट्स होप ईरान हमें ट्रीट करे एज अ न्यूट्रल कंट्री। बाय द वे, ईरान का एक शिप हमारे यहाँ सेफली हमने पकड़ के रखा है अब तक। आई थिंक इट्स ऑफ द केरला कोस्ट। वो भी एक नेवल शिप है, वो इंडिया के कोस्ट पे आके डॉक हुआ हुआ है। तो अब वो अगर उस शिप को कुछ हो गया ना, भगवान ना करे, तो फिर पंगा हो जाएगा, फिर इंडिया भी अनवांटिंगली इन्वॉल्व हो जाएगा। जो श्रीलंका में ऑलरेडी जो हुआ आपने देखा, यूएस ने उनका एक शिप मार गिराया, ईरानियन शिप जो इंडिया में नेवल एक्सरसाइज करने आए थे। वो 100 या 120 सेलर्स, कोई सिंबाद द सेलर नहीं थे यार वो लोग। नेवल एक्सरसाइज इंडियन गवर्नमेंट के बुलावे पे आए थे, वापस जा रहे थे श्रीलंका में, उनको मार गिराया गया फ्रॉम द यूएस नेवी। ये उसूल नहीं है वॉर के, बोलते हैं ना वो, वॉर में भी कुछ उसूल होते हैं। दे वेंट अगेंस्ट द प्ले बुक, आई थिंक दे विल सफर हेवीली। और वो अपने साथ साथ पूरा वर्ल्ड मार्केट, मुझे वही लग रहा है कहीं क्रैश ना कर दे। निफ्टी तो पहले ही क्रैश थे, मरे हुए को क्या मारोगे, हमें तो ऊपर चढ़ना है यहाँ से, और वो हम चढ़ेंगे। 22,550 फाइनल बॉटम, बहुत त्राही त्राही हो गई तो 21,750 के आसपास। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट लेवल वी शुड बी ओके, इवन इफ द यूएस टैंक्स। यूएस का मार्केट आप देख ही रहे हो, नैस्डैक ऑल टाइम हाई से 5.5-6% गिरा हुआ है। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई से सेम 5.5-6% गिरा हुआ है। तो अगर आप 15% को करेक्शन मानते हो, तो 5.5-6 तक तो वो गिर गए धीरे धीरे, लोअर लोअर हाई लोअर लोज बना के। इंडिया हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड, लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें क्या लेना देना है, हमें तो कल इंडिया न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का मैच देखना है, हमारे लिए तो वो टेंस है। मैं देख रहा हूँ मुंबई से पुणे से स्पेशल ट्रेन जा रही है अहमदाबाद के लिए, है ना। और वो मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो आपको तो वो मैच देखना है, जो कायदे से मुझे लगता है या वानखेड़े या ईडन गार्डन्स में होना चाहिए था। वो एक फील है स्टेडियम का। वानखेड़े का जो क्राउड है ना, वो कभी आपको कुछ भी हो जाए, हारने नहीं देता है। वो क्राउड ऑपोजिशन पे ऐसे भारी पड़ता है ना, हमारा मुंबई का क्राउड। आई स्टिल फील फाइनल्स, जैसे सेमीफाइनल हुआ मुंबई में, जैसे फाइनल जबरदस्ती तो नहीं रखते, लेकिन फिर ईडन गार्डन्स था, आपके पास एक चॉइस था। जो अपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म स्टेडियम्स है वो बेटर है। अहमदाबाद में अभी वो पता नहीं स्पोर्टिंग कल्चर कितना है। योर सिटी नीड्स अ स्पोर्टिंग कल्चर, कोलकाता में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, फॉर ऑल यू नो चिन्नास्वामी स्टेडियम हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वेरी गुड मैचेस। चेन्नई में है, चेन्नई में अभी गर्मी ज्यादा होगी तो आप वहां रख नहीं सकते। सो एनीवे, अहमदाबाद में है, आप तो वो मैच के लिए ज्यादा ये छोटी छोटी बातों में थोड़ी आप टाइम वेस्ट करोगे। इधर वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, क्रूड का भाव 91 के ऊपर चला गया, तो छोटी छोटी बातें टाइम वेस्ट। बड़ी बातों में आपका ध्यान लग, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आपका ध्यान तो बड़ी बातों में लगना चाहिए ना, कि सूर्य कुमार यादव की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इंडिया टॉस जीत के क्या करेगा, फाइनल में और क्या हो सकता है, और न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये बड़ी बातें देखो ना स्ट्रेटेजी की, छोटी छोटी बातें। यूएस और इसराइल, यूएस इसराइल वर्सेस ईरान का वॉर देखेंगे, अच्छा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एनीवे, लास्ट पॉइंट ऑन दिस वीडियो, दुबई। जानबूझ के मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और इस बार मैं आपको शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन, तथ्य के साथ बताऊंगा। कभी गलती से भी वहां प्रॉपर्टी मत लेना मेरे भाई, समझो जरा इस बात ध्यान से। उसका रीजन देखिए, मैं भुक्त भोगी हूँ। मैं हर चीज वहां जाके देख के, उनका वो शोषा डिकोड करके समझ के, अपना धंधा करके अपना काम करके वापस आया हूँ। अच्छे खासे महीने रह के आया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो आई थिंक दोहा या कतर में रहते हैं, वो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई दुबई में प्रॉपर्टी लेने का टाइम अभी सही है, गिरेगा भाव। मैंने बोला, इफ यू आस्क मी, पैसा इंडिया के प्रॉपर्टी में फिर भी आपको रिटर्न्स मिल जाएगा, लेकिन वहां के प्रॉपर्टी की जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। एक सेकेंड, लेट मी लेट मी गिव यू अ प्रॉपर स्नैपशॉट ऑफ हबीबी, डोंट बाय इन दुबई। ये है वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, दिस इज वेबसाइट बायूथ। बायूथ और डुबिजल, दो तीन वेबसाइट्स हैं। इसका रेट देखो, ये कितना, अरे 3 लाख 4 लाख दिरहम की चीज नहीं है, बट ये न्यू कंस्ट्रक्शन है इसलिए 13 लाख दिरहम का हो गया है, विच इज 2.5-3 करोड़। ये सेम चीज ना
भाई और बहनों, ये सेम चीज 2022-23 में 3-4 लाख दिरहम की होती थी। और उस टाइम दिरहम टू रुपी वैल्यू भी 22-23 रुपए था, तो ये 1 करोड़ के नीचे आता था माल। ये आज ऐसे इनकी नाक जितनी ऊपर है ना, वैसे भाव भी ऊपर चढ़ा गया। बट लेट मी शो यू, सो दिस इज अ, ये जो बहुत सारा नया कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 4 साल में, ये वन ऑफ दोज है। ओके, दिस हैज बीन एडेड ऑन 13th of January दिस ईयर ओनली। एंड बड़ा है बिल्ट अप एरिया। दे डोंट चीट यू इन द स्क्वायर फीट एंड एरिया, जैसे अपने यहाँ सुपर बिल्ट अप और कारपेट एरिया का तामझाम है ना। इट इज 1361 स्क्वायर फीट का 2 BHK। तो आप सोचो, हमारे देश के 4 BHK जितना हो गया, मतलब हमारे बड़े शहरों के। दुबई में लैंड मतलब दे विल नेवर चीट यू ऑन द क्वालिटी एंड ऑल दिस, लेकिन ये भाव बहुत ओवर वैल्यू। ये 13 लाख दिरहम की जो चीज है ना, ये इस पे दिखाने के लिए, अभी आप वॉर के बाद जब कोई जाके भावताल करेगा ना, ये 7 लाख दिरहम, ये सीधा 50% पे आ सकती है चीज। 7 लाख दिरहम हो गया 1 करोड़ 75 लाख ऑलमोस्ट। वो भी ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ वो भी ज्यादा है, मैंने देखा है वो मार्केट। लेट मी गो डाउन एंड शो यू। ये देखिए, ये इसका प्राइस हिस्ट्री देखिए, ठीक है, ध्यान से। दिस इज वन गुड एरिया, दुबई सिलिकॉन ओएसिस। 20 नवंबर 2005 को 12 लाख का था ये। और अभी 3 महीने में ये 13 लाख का हो गया, और बीच में 13,15,000 दिरहम, ये दिरहम्स का प्राइस, ठीक है ना। एंड दिस इज अ न्यू कंस्ट्रक्शन, इसीलिए ये भाव बढ़ रहा है। अगर हम इसका हिस्ट्री देखेंगे, कंस्ट्रक्ट हुआ है 2025, देखिए। वेकेंट एट द टाइम ऑफ सेल 2025 में 12,45,000 से, मई 2025 से अभी बढ़ के सिर्फ 13 लाख तक आया है। और बीच में ये देखिए, ये 1 BHK। खैर, ये 1 BHK, तो 1 BHK का 740। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लगभग ये 7-7.5 लाख का रेट इधर हो जाएगा। 1 BHK 2 BHK 1 BHK के भाव में मिलेगा, और फिर भी मैं कहूंगा इट इज नॉट वर्थ, क्योंकि ये तो न्यू कंस्ट्रक्शन है। नाउ वी लुक एट दुबई सिलिकॉन ओएसिस, सेम एरिया में जो पुराना कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ था, जिसका भाव ऑब्वियसली कम होना चाहिए, क्योंकि ये सिलिकॉन ओएसिस बन के भी 10 साल हो चुके हैं। अब ये पुराना कंस्ट्रक्शन है ना। दिस इज कंपेरेटिवली एन ओल्ड कंस्ट्रक्शन। एंड ये देखो, ईयर ऑफ कंप्लीशन देखो इसका क्या है, 2011, यानी 15 साल हो चुके हैं। तो दुबई में, और आई थिंक काफी सारे कंट्रीज में ये ट्रेंड है कि 10-15 साल पुरानी प्रॉपर्टी का ना उतना भाव नहीं मिलेगा आपको। अभी आई थिंक इंडिया में भी वो, क्योंकि चालू हो गया, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन आता है तो उसका भाव ज्यादा मिलेगा। एनीवे, दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज 22 नवंबर 2024 को इसका रेट था 5,65,000। और अभी आप देखोगे तो इसका रेट ये क्या बोल रहा है, 720, सीधा सफेद झूठ। जबकि ये 16 सितंबर 2025 को इसका रेट था 540। तो दिस इज एवरेज एरिया। अगर मैं, आप एरिया में भी देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रेट में देखो फर्क कितना है, 565 540 क्योंकि छोटा है। और ये वाला इसका एरिया क्योंकि 761 है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका भाव देखो सीधा 720। तो ये जो इररेशनैलिटी है ना, ये इररेशनैलिटी ऑफ रेट्स बहुत ज्यादा है, और ये हमेशा आपको ठगने के लिए बना है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई उनसे लेना देना नहीं है। और ये देखो, service charges in Dubai are recurring fees that home owners pay annually for the maintenance and upkeep of residential buildings or communities. Please note this value is an approximation based on data sourced from Dubai Land Department. Per square feet आपको 17.86 दिरहम्स भरने पड़ेंगे एज मेंटेनेंस। तो आप घुमा फिरा के इसको 20 दिरहम ले लो, ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की आ रही होगी ना दोस्त, तो ये सब ताम झाम, लैंड डेवलपमेंट फीस, टैक्स वो नहीं लेते हैं, लेकिन फीसें इतनी आपसे चार्ज करेंगे कि आप सोचोगे भाई मैं ताजमहल से चीज तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ। 17.86 था ना, आप 20 दिरहम पकड़ो, 20 दिरहम राउंड फिगर आपसे लेंगे, प्लस ब्रोकरेज प्लस वगैरह वगैरह। तो अगर मैं उसका भाव 1 BHK का पुराना कंस्ट्रक्शन का फेस वैल्यू पे भी पकड़ता हूँ, तो 7 लाख दिरहम्स का था, वो 7 लाख दिरहम्स इंटू 24 करे तो 1 करोड़ 70 लाख का बैठता है। उसके ऊपर 20 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट,
आपको भरना है मेंटेनेंस। ठीक है ना, तो वो कितना आएगा, स्क्वायर फीट कितना था उसका, 750, 20 दिरम्स। 750 इंटू 20 दिरम्स इज 15,000 दिरम। 15,000 दिरम पर ईयर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है। हिसाब लगा लो आप, कितना वर्थ है कितना। प्रॉब्लम ये सब नहीं है, चलो ये सब ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऊंचे ऊंचे पकवान के भाव पे जिसने लिया है, आप जब एग्जिट करने जाओगे ना, तो जिसने ऊपर के भाव पे लिया है, जब तक आप बेचने जाओगे कंस्ट्रक्शन पुराना हो जाएगा, आपको भाव नहीं मिलेगा एग्जिट करने। और अभी आप खुद सोचो, ये एक्सपोज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फंसना नहीं चाहिए। इंडियंस ही हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वहां लेके बैठे हैं, ऊपर के भाव पे लेके बैठे। अब ये होना था वो हो गया, हम किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इंस्टेबिलिटी तो थी रीजन में, वो दिख रहा था। अब जब ये इंडियन भाई या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर उसके मन में आए कि ठीक है अभी मेरे को भागना है, एग्जिट करना है, एक बार वॉर खत्म हो जाए, एक बार नॉर्मल फ्लाइटें वगैरह सब नॉर्मल सी आ जाए, मैं प्रॉपर्टी बेच के भागता हूँ। जिसने 10 लाख दिरम में लिया है, 10 लाख दिरम इज 2,40,00,000 का प्रॉपर्टी भी अगर लिया है। बाय द वे आपको ये कम लग रहा होगा, ये बहुत ज्यादा है। दुबई की प्रॉपर्टी मुंबई के रेट से कम में आती थी, लिख के ले लो ये। दुबई की प्रॉपर्टी 2021-22 तक मुंबई से कम में आती थी। अभी वो रेट बढ़ गया है क्योंकि वो ब्रोकर को कमाना है वहां पे। आता हूं उस पे। मैं आपको ये कह रहा था कि अब जब आप एग्जिट मारने जाओगे ना, तो ये 10 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो आप अंडरकट करोगे, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। क्योंकि कौन खरीदेगा, कौन है वो पारखी नजर वाला निर्मा सुपर जो अभी वॉर के बाद जाके आपके 10 लाख दिराम की प्रॉपर्टी 5 लाख दिराम में भी खरीदने के लिए रेडी हो जाए। होते हैं लोग, होंगे ऐसे, लेकिन फिर उसको एग्जिट कौन देगा, फिर उसको एग्जिट कौन देगा। और एग्जिट अगर नहीं चाहिए दुबई में, अगर आप रह नहीं रहे हो तो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाओगे, बराबर, लोन उतारने के लिए। इस वक्त कौन वहां जाके हाई रेंट भरेगा, तो रेंट के भाव नीचे आएंगे, तो आपको जो यील्ड बोलते थे वो लोग 9% पर ईयर, कम मिलेगा। तो ये सब फंसने वाला साइकिल है। इतना ताम झाम करने से अच्छा अपना पैसा अपने देश में रखो। दुबई वॉज ओनली वर्थ कि आप वहां एक डीमैट अकाउंट खोल देते, या ये क्रिप्टो विप्टो बाय करने के लिए किसी रिश्तेदार जो वहां जाके बहुत डींगे मार रहा है, उसके साथ कोई क्रिप्टो का वॉलेट खोल देते, तो वो उसमें वर्थ है, क्योंकि उस पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। उसके लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर फिजिकली, क्योंकि आज जो फिजिकली गया हुआ है वही फंसा हुआ है। और वो मैंने आपको बताया है लास्ट दुबई एक्सपोजे वीडियो में कि वो सच्चाई बेचारे बता भी नहीं पाएंगे। मैं भी जानता हूँ वहां बम नहीं फट रहे हैं, लेकिन एक फियर फैक्टर तो है ना। प्रॉपर्टी लेने वाला सबसे पहले क्या देखता है, मेरे को चाहिए गारंटी, मेरे को चाहिए शांति, स्टेबिलिटी। और वो जो एक कांच का बिल्डिंग का इमेज था, वो ईरान ने पत्थर मार के तोड़ दिया है। ये तो अभी फिर भी अभी के प्रॉपर्टी के रेट्स है। मैं आपको जाते जाते सिंपल गणित बताता हूँ। 2012 में दुबई की एक प्रॉपर्टी थी, मैं उसको ट्रैक करता आया हूँ, उसका प्राइस हिस्ट्री भी ये वेबसाइट्स पे आपको दिखेगा। डुबिजल पे दिखेगा, बायूथ पे दिखेगा, हिस्ट्री ऑफ द ओल्ड कंस्ट्रक्शन, इसमें हमें क्लियरली दिखा नहीं। 2012 के भाव पे वो प्रॉपर्टी 5 लाख दिरहम की थी, बट 2012 में रुपी 12 रुपए का 1 दिरहम था। तो रुपीज में आपने कितना भरा, 5 लाख दिरहम इंटू 12 रुपया, 60 लाख की प्रॉपर्टी 2012 में। फिर अभी 2023 में मेरे सामने उस बंदे ने एग्जिट मारा, कि हमारे सामने की बात है। उसने जब एग्जिट किया तो उसको वही प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी 3.75 लाख दिरहम्स। ठीक है, 4 लाख दिरहम पकड़, 4 लाख दिरहम में उसने वही प्रॉपर्टी बेची। एग्जिट मिला, कितने साल बाद मिला, 12 से 23, 11 साल बाद। रेंट वेंट निकाल के कुछ भी करके वो बेच के उसको निकलना था, डिस्ट्रेस में, उसका रीजन होगा। डिस्ट्रेस नहीं बोल सकते, बट उसने 5 लाख दिरहम में बाय किया था, बट जेब से गए थे 60 लैक्स। और जब बेचा तो 3.5 4 लाख के बीच में बेचा। और उसको मिले कितने, 2023 में INR वॉज 23 रुपीज टू 1 दिरहम। तो जब उसने बेचा उसके हाथ में आ गए 80 या 85 लाख कुछ आया उसका। अप्रिसिएशन कितना हुआ, 60 लाख भरे, 85 लाख आए, 25 लाख का अप्रिसिएशन।
इन 11 years। और माइंड यू, वो अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने के वजह से नहीं हुआ है। वो अप्रिसिएशन हुआ बिकॉज रुपी का वैल्यू गिर गया अगेंस्ट द दिरहम। तो प्लीज इस बात को, इस लॉजिक को रिवाइंड करके देख के समझना कि दुबई के प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन नहीं होता है। लोग वहां ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन को ऑफ प्लान बोल के लेते हैं, और वो कौड़ियों के दाम में लेते हैं, और फिर जैसे ही प्रॉपर्टी बन जाती है इन्वेस्टर ठग लेते हैं, और फिर वो किसी के गले में ऐसे वरमाला की तरह वो प्रॉपर्टी आ जाती है किसी इंडियन के गले में, अनफॉर्चुनेट। और फिर आप कभी एग्जिट, अभी ये 10-10 12-12 15 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी कौन एग्जिट कराएगा? कौन लेगा सेकंड हैंड में? कौन लेगा जब ये पुरानी हो जाएगी? फिर आप इंडिया में तो हो नहीं, आप वहां के ब्रोकर के साथ उसके हिसाब से, उसके टर्म्स पे, उसके भाव पे चल के आपको रेंट पे डालना है। तो कितने हैसल है यार। डोंट बाय। क्योंकि भाव बढ़ेगा नहीं, रुपी गिरेगा, आपको वो अप्रिसिएशन दिख रहा है, बट इट्स नॉट वर्थ। 60 लाख का 85 लाख हुआ 11 साल में। मतलब 11 साल में आपका एफडी 7 साल में डबल होता है, तो 11 साल में तो एफडी ही आपको 60 का 1.5 करोड़ दे देता। म्यूचुअल फंड तो आपको 60 लाख का, जो मैंने कैलकुलेट किया, 3 करोड़ बन जाता। तो 60 लाख का 85 लाख करके आपने कमाया, बीच में रेंट पे कमाया होगा, बट क्या उखाड़ा आपने? जो सीधा सीधा हिसाब था वो इतना घुमा के कान पकड़ के, रिटर्न्स भी कम मिले, हैसल भी ज्यादा हुआ, बेचने पे भी ऑफिशियली रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी गई कम भाव में। 5 लाख दिरहम का माल रिकॉर्ड में आया, गया 3.75 3.8 लाख दिरहम, अप्रोक्सीमेटली वही रेट था। सो दिस इज द सिचुएशन ओवरऑल। आई थिंक आर इक्विटी मार्केट्स आर गुड टू गो, बिकॉज हमारी कंपनीज तो परफॉर्म कर रही हैं। हमारा कोई रेलेवेंस इतना मिडिल ईस्ट पे, बस वो ऑयल का है, हमारा एक ही हमारी जान अटकी हुई है, वो क्रूड ऑयल। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, देन आई थिंक वी शुड बी ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।